दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है एनसीईआरटी जिस्ट ईवीएस क्लास थर्ड पार्ट 1। ठीक है, तो ईवीएस मतलब हम लोग इसलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में, सीटेट और यूपीटेट के एग्ज़ाम में एनवायरनमेंट हमारी आती है, पर्यावरण विज्ञान से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें भी जो क्लास थर्ड की हमारे पर्यावरण की जो बुक किताबें हैं और क्लास थर्ड से लेकर और फिफ्थ तक की जो बुक्स हैं उनसे काफ़ी क्वेश्चन हमारे जो हैं सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और कई बहुत सारे छोटे छोटे से यहाँ पर जीएस के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग क्लास थर्ड की ईवीएस, क्लास थर्ड से लेकर और फिफ्थ तक की ईवीएस को एक बार स्टडी करें। तो ये एक समरी यहाँ पर मैं दे रहा हूँ जिसमें हम लोग जो हमारी ईवीएस क्लास थर्ड की है उसकी समरी यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, कि अगर आप इसको एक बार स्टडी कर लेते हो आपको काफ़ी कुछ, आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप इनको नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये सारे के सारे मैंने नोट्स खुद बनाए हैं। ठीक है, तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं और ये सारे के सारे लगभग हमारे 80 से लेकर 90 क्वेश्चन यहाँ पर आपके बन सकते हैं, वन लाइनर टाइप में लिखे गए हैं। ठीक है, तो आप इनको देखें। अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए देखते हैं पेड़ पौधों की विविधता समझाने का तरीका। खेल कूद द्वारा उनकी विविधता को देखकर, छूकर और महसूस करके। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि पेड़ पौधों की जो विविधताएं होती हैं, जो अलग अलग तरीके के पेड़ होते हैं, उनको समझाने के लिए हम लोग खेलों का सहारा ले सकते हैं। बच्चों को ऐसे खेल खिला सकते हैं जिससे वो उन पेड़ों को छुएं, उनको महसूस करें, उनके पत्तियों के रंग, उनके फूलों के रंगों को डिफ्रेंशिएट करवा सकते हैं। ठीक है, और उनको बता सकते हैं कि देखो किस किस तरह के आपके पेड़ होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास है बच्चे कविताओं में रुचि लेते हैं। हमें पता है कि सभी बच्चे कविताओं में रुचि लेते हैं, तो हम पर्यावरण विज्ञान को पढ़ाने के लिए कविताओं की मदद ले सकते हैं। किसी भी बच्चे से कविताओं को ज़बरदस्ती याद करने के लिए ना कहा जाए और सभी बच्चे साथ साथ कविता का पाठ करें। तो देखो क्लास में जो है किसी भी बच्चे से ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि वो कविताओं को याद करे या उनको सुनाए। रटने वाला जो ये है जो सिस्टम है वो यहाँ पर नहीं रखना चाहिए। सभी बच्चों को एक साथ साथ कविता का पाठ करने का आनंद लेना चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारे पास है कि वह कलाकार जो सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। तो विष्णु चिंचलालकर इंदौर एमपी के जो हमारे एक कलाकार थे वो सूखे पत्तों से विभिन्न जानवरों के चित्र बनाते थे, या हमारे बहुत सारी चीज़ें वो लोग को ड्रॉ करने के लिए, मतलब उनके चित्र बनाने के लिए वो बहुत सारे ऐसे सूखे पत्ते जो थे उनको यूज़ करते थे। पेड़ पौधों के बारे में बच्चे बड़े बूढ़ों, किसान, माली आदि से जानकारी ले सकते हैं। पेड़ पौधों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हम लोग बच्चों से कह सकते हैं कि अपने बड़े बूढ़ों से मिलें, जाकर किसी किसान से मिलने या माली से वो अलग अलग पेड़ों के बारे में जानकारी इकट्ठी करके लाएं। इससे उन्हें उनका सोशल नेटवर्क भी बढ़ेगा और उन लोगों से जानकारी लेने का अनुभव भी होगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे छोटे छोटे किस्से जो पेड़ पौधे से जुड़े हों वो भी सुनाए जा सकते हैं। तो टीचर को चाहिए कि वो पेड़ पौधे से जुड़े हुए छोटे छोटे किस्से जो हैं बच्चों को सुनाएं। ठीक है, बच्चों को पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को पेड़ों से जुड़ने का मौका देना चाहिए कि वो पेड़ों को अपना समझें। ठीक है, तो उनसे एक रिश्ता बनाने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। इसके लिए उन्हें क्या करना, उन्हें पानी देने के लिए कहना चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि देखो पेड़ जो है उनमें पानी ख़त्म हो जाता है तो वो सूख जाएंगे, मर जाएंगे। इस तरह से क्या है, तो उनसे कहा जाए कि उन्हें पानी देना चाहिए, उनका देखभाल करें। वो बच्चे जो हैं पेड़ों की देखभाल करें, उनका बहुत ही बारीकी से अध्ययन करें कि देखें पेड़ कितना हमारा ग्रो कर रहा है, कैसे उसमें फूल आ रहे हैं, कब फूल आ रहे हैं, कलियां कैसी हैं। ये सब चीज़ें जब उनसे हम कहेंगे करने के लिए तो वो एक जुड़ाव महसूस करेंगे पेड़ पौधों के साथ में। इससे उनकी क्या होगी, पर्यावरण में रुचि भी बढ़ेगी कि मतलब कि देखो पेड़, मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ तो मुझे इन चीज़ों के बारे में पता भी है, तो उनकी रुचि भी बढ़ेगी उस सब्जेक्ट में। पानी से जुड़ी कविता का पाठ करवाना चाहिए। कविताएं क्षेत्रीय हो सकती हैं, इससे बच्चों में अपने समुदाय के ज्ञान व कला के प्रति लगाव बढ़ता है। देखो यहाँ पर ये पानी से रिलेटेड जो चैप्टर था उसमें ये बात बताई गई थी कि तो पानी की से जुड़ी कविताओं का पाठ करवाया जा सकता है कि पानी की कविताएं बहुत होती हैं और लोग बहुत सारी ऐसे हमारे लोकल एरियाज़ हैं, क्षेत्रीय जगह हैं जहाँ पर पानी से जुड़े बहुत सारे गीत होते हैं, बहुत सारे उनसे जुड़ी हुई पेंटिंग्स होती हैं, चित्र बनाते हैं लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो जिस भी एरिया में रह रहे हैं वहाँ पर उन पानी से जुड़े हुए
कविताएं हैं, गीत हैं, उनको बच्चों को सुना सकते हैं, उनको बच्चों को बता सकते हैं। वहाँ पर अगर पानी से जुड़े कोई चीज़ है, कोई स्पेशल चीज़ है, तो उसको भी हम बच्चों से बता सकते हैं और उनको कोरिलेट करवा सकते हैं बच्चों के साथ में। इससे बच्चों में अपने जो क्षेत्र है, अपने समुदाय में जो समुदाय के जो हमारे कला के प्रति लगाव है, वो भी हमारा इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा। बच्चों का पहला स्कूल परिवार होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, बच्चों का पहला स्कूल परिवार होता है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। चूहों में देखने की क्षमता कम होती है, परंतु सूंघने, छूने, स्वाद करने की क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं। ये हम लोगों को भी पता है कि चूहे जो हैं देखने में, उनकी देखने की पावर उनकी कम होती है, लेकिन बाकी जो उनके जो ग्रंथियां हैं बहुत ही तेज़ होती हैं, जिससे वो सूंघने की क्षमता, छूकर चीज़ों को पहचानने की क्षमता और टेस्ट करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। फिर है गांधी जी की कौन सी वर्षगांठ पर स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ किया गया था? तो गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर हमारा स्वच्छ भारत मिशन का जो है आरंभ किया गया था। ठीक है, और स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है, ये बच्चों को समझाना चाहिए। ठीक है, और ये हमारा फ़र्ज़ भी है, आसपास अपनी जो सफाई है वो रखना, वो हमारा खुद की ड्यूटी होती है। घरों को सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत करके त्योहारों के महत्व को समझाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के त्यौहार, हमारा देश तो पूरा जो देश है वो पूरा त्योहारों का ही देश है। ठीक है, हर दिन कोई ना कोई त्यौहार होता है और हर दिन कुछ ना कुछ घर में ऐसा कुछ हो रहा होता है। तो कई ऐसे मौके आते हैं, जैसे दीपावली पे रंगोली बनाना, और हमारे यहाँ कुछ ऐसे फेस्टिवल होते हैं जिनमें हम लोग आम की जो झालर है वो बना के घर के बाहर टांगते हैं, या ड्राइंग बनाते हैं बहुत सारी। तो ये सब चीज़ें हम लोग बच्चों को समझा सकते हैं, और उनको त्योहारों से, इससे वो अपने त्योहारों से भी कनेक्ट होंगे, और साथ ही साथ अपने जो सोसाइटी है उससे भी कनेक्ट होंगे। बच्चों के लिए खुले माहौल का लाभ। ठीक है, बच्चों के लिए खुले माहौल का क्या क्या लाभ हो सकता है? तो देखो, ऐसे माहौल में बच्चे बेझिझक बात करते हैं। बच्चों के लिए ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए क्लास में कि वो बेझिझक बात करें, दबा हुआ महसूस ना करें, अपनी बात को खुलकर बता सकें। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? समूह में खान पान करवा सकते हैं, जब इकट्ठे हों, इकट्ठे बैठकर वो खाना पीना कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि उनके बीच जो संकुचित सोच है वो भी उनकी दूर होती है, छोटे बड़े की जो उनकी ऊंच नीच की जो बातें हैं वो सारी ख़त्म होती हैं। ठीक है, एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग अपने यहाँ जब कैंटीन में बैठते हैं, तो हम लोग जब साथ में बैठते हैं, तो एक दूसरे के साथ जब खाना खाते हैं, तो हम लोग एक दूसरे के बारे में जानने की भी कोशिश करते हैं। तो सेम बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है। ऐसा माहौल आवश्यक है जहाँ पर उनकी बात को संवेदनशीलता से सुना जाए। बच्चे अपनी बात कहते हैं, बच्चे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा माहौल प्रोवाइड कराना है जिसमें बच्चों की बातों को हम बहुत ही संवेदनशीलता के साथ सुना जाए, और उनकी बातों को धैर्यपूर्वक उनका जवाब दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे ने कुछ पूछा और टीचर ने उसको डांट दिया और वो चुपचाप बेचारा सहम के बैठ गया। ठीक है, तो खुला माहौल वहाँ पर होना चाहिए। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। लिंग हू फेन सांपों से बनी एक डिश होती है। तो ये एक चैप्टर आया था जहाँ पर बहुत सारे खाने पीने के बारे में बात हो रही थी कि कहाँ पर क्या खाया जाता है, कौन सी चीज़ कहाँ पर फेमस होती है। तो हांगकांग की बात आई थी। हांगकांग के लोग जो हैं वो सांप खाते हैं, और लिंग हू फेन एक सांपों से बनी एक डिश होती है, वहाँ के लोगों में ये बहुत ही फेमस है। कश्मीर में सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाई जाती है, जबकि गोवा में नारियल के तेल में बनी हुई समंदर की मछली पसंद की जाती है। ठीक है, केरल में नारियल से बनी हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका पसंद किया जाता है। टैपियोका ज़मीन के नीचे घरों में उत्पन्न होता है। केरल में लगभग हर घर में नारियल और टैपियोका पाया जाता है, मिलता है, वो घर में ही उगा लेते हैं, तो वहाँ की ये फेवरेट डिश है। ठीक है, नागपुर में दाल में चीनी और रोटी डालकर खाई जाती है। ठीक है, नागपुर में अमूमन हम लोगों के यहाँ दाल में चीनी नहीं मिलाते हैं, रोटी डाल के तो खाया जा सकता होगा, लेकिन नागपुर में दाल में चीनी और रोटी डालकर भी खाई जाती है, वहाँ पर पसंद किया जाता है। ठीक है, फिर मेरी बहन सुन नहीं सकती है काव्यांश जीन वाइट हाउस पीटरसन के द्वारा रचित है। ठीक है, मेरी बहन सुन नहीं सकती एक कविता आपकी जो दे रखी है किताब में, तो वो एक हमारे जो फॉरेन राइटर हैं जीन वाइट हाउस पीटरसन, उन्होंने इसको लिखा है। ठीक है, इशारों द्वारा खेल व नाटक करने से बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होता है, साथ ही साथ वे अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए भी प्रेरित होते हैं। इशारों मतलब संकेत के जो संकेत, ऐसे खेल या ऐसे नाटक जिनमें हाव भाव, ठीक है, हमारे दिए जाएं। ठीक है, तो वो इस तरह से उनमें क्या होता है, वो अपनी बात को रखने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करते हैं जिससे वो अपनी बात को बता सकें। हाथों का प्रयोग करेंगे, चेहरे का प्रयोग करेंगे, आँखों का प्रयोग करेंगे, तो अपनी बात को व्यक्त करने के लिए बच्चे जो हैं
बहुत सारी नई नई चीज़ें वहाँ पर सीखते हैं। तो इस तरह से उनमें सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का जो है डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। तो इस तरह के खेल वहाँ पर करने चाहिए। जैसे हम लोग एक खेल भी खेलते हैं जिसमें हम लोग फिल्मों का नाम दे देते हैं, और फिर उससे जो हमारा जो भी बंदा उसके लिए सवाल पूछ रहा है वो इशारों से पूछता है कि इस फिल्म का नाम क्या होगा जाकर। तो ऐसे हम वहाँ पर बच्चों को पर्यावरण से रिलेटेड कुछ चीज़ें दे सकते हैं, तो बच्चे उसको बताने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। चील की पूंछ खांचेदार होती है, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। पत्ते सिलकर कौन सी चिड़िया अपना घर बनाती है? तो दर्जिन चिड़िया होती है, वो पत्ते सिलकर अपना घर बनाती है। पत्तों को सिलने के लिए वो फाइबर जहाँ कुछ कलेक्ट कर लेती है उनको उनसे अपना जो है घोंसला बनाने की तैयारी करती है। ठीक है। मैना अपनी अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर सकती है। मैना अपनी गर्दन को एकदम से पीछे की ओर ले जा सकती है, जबकि उल्लू अपनी गर्दन को काफ़ी पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है। ये हमें पता है कि गिद्ध जो होता है हमारे जो प्रकृति होते हैं उसके अपमार्जक कहलाते हैं। ठीक है। सफाई कर्मी कहलाते हैं। तो क्योंकि वो मरे हुए जानवरों को खाते हैं जिससे बीमारियों को वो रोकते हैं। लेकिन अब गिद्ध भी हमारे जो ज़्यादातर आपने गिद्ध नहीं देखे होंगे, लगभग गायब हो चुके हैं। तो वो हमारे कई सारे हमारे ऐसे विलुप्त प्राय जो हमारी जो जातियां हैं गिद्ध उसमें शामिल हो चुका है। ठीक है। ऐसे ही गौरैया भी हमारी गायब होने की कगार पर है। हमिंग बर्ड की चोंच सुई के जैसी होती है। हमिंग बर्ड एक सबसे छोटी चिड़िया दुनिया की होती है। ठीक है। जिसकी चोंच जो होती है सुई के जैसी दिखाई देती है। कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख स्लेटी रंग के होते हैं। तो ये तो हम लोग को पता ही है कि कबूतर की चोंच गुलाबी रंग की और पंख स्लेटी रंग के होते हैं। पक्षियों के पंखों का कार्य उड़ने में सहायता प्रदान करना, शरीर को गर्म रखना। ठीक है। तो ये हमें पता है कि पक्षियों के जो पंख होते हैं उनका क्या कार्य होता है, उड़ने में सहायता प्रदान करते हैं, ये तो सभी जानते हैं। शरीर को गर्म रखना ये भी पक्षियों के पंखों का काम होता है। पुराने पंख गिरते जाते रहते हैं और नए पंख आते रहते हैं। ठीक है। पेड़ पौधों को ज़्यादातर बारिश से पानी मिलता है। पेड़ पौधे जो होते हैं उनको ज़्यादातर जो पानी मिलता है वो बारिश से ही मिलता है। ठीक है। तक लेकिन जो पेड़ जिन्हें कोई पानी देने वाला नहीं होता है, जैसे खेतों में या हम अपने घर में पेड़ पौधों को पानी देते रहते हैं, लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो ऐसी जगहों पर होते हैं जहाँ पर उन्हें कोई पानी देने नहीं जा रहा है, तो उनको पानी कहाँ से मिलता है? उनको बारिश से पानी मिलता है। ठीक है। बारिश के बारे में समझाने के लिए बारिश से जुड़े अनुभवों की चर्चा की जा सकती है। देखो, बारिश होती है तो बारिश से को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो आपके पर्सनल अनुभव हैं, ठीक है, उनको भी आप बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा बारिश से होने वाले अच्छे व बुरे प्रभावों के बारे में भी बच्चों से चर्चा की जा सकती है। बच्चों को बता सकते हैं कि बारिश की वजह से हमारी खेती होती है, बारिश की वजह से हमें पानी मिलता है। बच्चों को उसके बुरे प्रभाव बता सकते हैं, जैसे बारिश की वजह से बाढ़ आ सकती है। ठीक है। खेती को भी नुकसान हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो रहती हैं वो बच्चों से बता सकते हैं। खाना पकाने के तरीकों व उनके लिए प्रयोग होने वाले ईंधन से पर्यावरण में होने वाले प्रभाव की चर्चा करनी चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए। देखो, बच्चों को सबसे पहले इस चैप्टर में बताया गया कि खाने पीने के हमारे तरीके खाने पकाने के तरीके कौन कौन से होते हैं। पकाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो पकाने के लिए हम लोग लकड़ियों का भी यूज़ करते थे पहले, चूल्हे का जिसमें हम लोग लकड़ियाँ जलाते थे। फिर कैरोसिन का भी यूज़ करते थे। हम लोग आज गैस का यूज़ करते हैं। तो गैस में हमारा जो पोल्यूशन है वो सबसे कम होता है, प्रदूषण हमारा सबसे कम होता है। जबकि पहले हमारा चूल्हे की वजह से पोल्यूशन भी होता था और लोगों को भी नुकसान होता था। तो हम लोग बता सकते हैं इन्वायरमेंट को, हमारा खाना पकाने के तरीकों का इन्वायरमेंट पे, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। बच्चों ने कई वाहनों को या तो फिल्मों या किताबों में देखा होता है, या सभी बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। देखिए, बच्चों ने ज़्यादातर जो बड़े बड़े जो हमारे वाहन होते हैं, जो जनरल जो हमारे गाँवों में नहीं दिखाई देते हैं, शहरों में नहीं दिखाई देते हैं, जैसे बुलेट ट्रेन हो गई, हवाई जहाज़ हो गए, ठीक है, पानी वाले जहाज़ हो गए, तो ये जनरली तो नहीं देखने को मिलता। ये उन्होंने या तो फिल्मों में देखा होता है या किताबों में देखा होता है। तो हम लोग कई सारे पिक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं, या कई मूवीज़ छोटी छोटी क्लिप्स उनको जो हैं बच्चों को दिखा सकते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि यातायात के कौन कौन से और साधन हो सकते हैं। ऐसी गतिविधियां करवाएं जाएं जिससे वे सफ़र के दौरान अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएँ। ठीक है। ऐसी गतिविधियों को हमें करवाना चाहिए जिससे उन्हें ये लगे कि अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए ताकि वो सुरक्षित रहें। साथ ही साथ जो शहरी क्षेत्र के बच्चे होते हैं उनको सड़क सुरक्षा से तथा यातायात के नियमों को भी बताना चाहिए। मतलब कि सड़क सुरक्षा, सड़क पर हमें बाईं ओर चलना चाहिए, अगर हमें क्रॉस करना है तो हमें जेब्रा लाइन का यूज़ करना चाहिए। ठीक है। और यातायात के जो नियम हैं, उनके सिंबल्स हैं, ठीक है, कहाँ पर क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें बच्चों को थोड़ा सा अवेयर करवानी चाहिए ताकि बच्चों को यातायात के बारे में पता चल सके।
ठीक है। एक सिंपल सा आप गेम भी करवा सकते हैं, बच्चों से बोल सकते हैं कि रेलगाड़ी का एक मॉडल बना लें, ठीक है। किसको तो माचिस को यूज़ करके वो लोग रेलगाड़ी के डिब्बे बना सकते हैं, इंजन बना सकते हैं, और जो टीन के डिब्बों के जो ढक्कन होते हैं या पहिए होते हैं, ठीक है, बोतल के ढक्कन होते हैं, बटन होते हैं, इनको यूज़ करके वो उनके पहिए बना ले। तो उनमें थोड़ा सा ये इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्रिएटिविटी, मतलब जो क्यूरियोसिटी, सॉरी, जिज्ञासा उत्पन्न होगी, खुद बनाएंगे तो उससे खेलेंगे थोड़ा सा, तो बच्चों को अच्छा लगेगा। बच्चों से वार्तालाप के दौरान यह संदेश दें कि सभी काम महत्वपूर्ण है, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कामों में जेंडर विषमता, लैंगिक विषमता दिखाई दे तो उनके कारणों पर भी चर्चा करना अच्छा रहेगा। बच्चों को ये बताएं कि कोई भी काम करना बड़ा या छोटा नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे लड़कियां घर पे जो हैं बर्तन धोती हैं, खाना पकाती हैं, ठीक है, और लड़के जो हैं खेलते हैं या बाहर के काम करते हैं, ठीक है, तो उनको ये बताना चाहिए कि बाहर का काम कोई बड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और घर के काम जो है वो छोटे नहीं होते हैं। घर के काम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने हमारे बाहर के काम महत्वपूर्ण होते हैं। तो इससे इससे क्या होता है, ये एक्चुअली क्या है कि हमारा लैंगिक विषमता जो हमारे समाज में फैली हुई है उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो बच्चों को ये चीज़ें समझ में आ सकती हैं, उनको इस तरह की चीज़ें बताई जानी चाहिए कि ये काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना तुम्हारा बाहर का काम इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा बच्चों से चर्चा की जा सकती है। दृष्टिबाधित व्यक्ति किताबों को ऑडियो टेप के रूप में सुनते हैं। ऑडियो टेप से उन किताबों को सुना जा सकता है, ठीक है। जो हमारे जो देख नहीं सकते हैं ऐसे लोग जो हैं बुक्स को या तो ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर वो ऑडियो किताबों को क्या करते हैं, रिकॉर्ड उनके लिए बनाए जाते हैं या रिकॉर्ड करवा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपका जो बुक में जो चैप्टर था उसमें एक बंदा रवि होता है जो अपनी किताबें अपने दोस्तों को देता है, और उसके दोस्त जो हैं उन किताबों को जो है रिकॉर्ड करके जो है उसे वापस दे जाते हैं, तो वो उन रिकॉर्ड्स को सुनता है। तो इस तरह से जो हमारे जो आँखों से जो हमारे नहीं देख सकते हैं उन लोगों के लिए ऑडियो टेप के रूप में भी बुक्स हमारी अवेलेबल होती हैं। ऑडियो टेप के रूप में भी वो किताबों को पढ़ सकते हैं। ये बात बच्चों को सुनाई जा सकती है। इसके अलावा बच्चे जो होते हैं वो कहानियों में रुचि लेते हैं। हमको पता है बच्चे कहानियाँ और कविता सुनने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। कहानियों के पात्रों की मदद से उनमें संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। कहानियों के पात्र ऐसे चुने जाएँ कि वो बच्चे जो हैं उन कहानियों से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करें, उन्हें लगे कि अच्छा ये मेरे जैसा ही कुछ ऐसी बात बता रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे जो हैं उन कहानियों में रुचि लेते हैं और बच्चों में उन कहानियों से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं और उनके प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक है, इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। बच्चों को यह समझाना चाहिए कि स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रख कर हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया कि इशारों में हम कैसे बात करेंगे। तो जो हमारे जो लोग सुन नहीं सकते हैं वो लोग इशारों में बात करते हैं, तो वहाँ पर हम बच्चों को ये समझा सकते हैं कि अगर जो बंदा सुन नहीं सकता है उसको हम लोग कैसे अपनी बात को एक्सप्लेन करेंगे, कैसे उसे अपनी बात समझा सकते हैं और कैसा महसूस होता है अगर आपको सुनाई नहीं देता है तो आप कैसे बात कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप आँखों पर पट्टी बांध कर, जो एक गेम होता है जिसमें आँखों में पट्टी बांध कर हम लोग घूमते हैं, तो इस तरह की कंडीशन में उनको रख के उन लोगों को ये बताया जा सकता है कि जो लोग देख नहीं सकते हैं वो अपने काम कैसे करते हैं, ठीक है। कभी कभी वो एक दूसरे की किसी और की बिना मदद के भी वो बहुत सारे काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग बता सकते हैं कि बच्चे किस तरह से जो है दूसरों की जो परिस्थिति में अपने आप को रखकर उनकी जो पर्सनल समस्याएं हैं, जैसे दृष्टिबाधित लोग हैं, जो कर्णबाधित लोग हैं, वो लोग अपनी प्रॉब्लम उन लोगों को कैसा महसूस होता है, तो ये बच्चों को समझाया जा सकता है, ठीक है। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। तो वह फ्रांस के रहने वाले थे। पिता के औजारों से खेलते समय लुई ब्रेल की आंखें खराब हो गई थीं। उसने पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, ठीक है। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया है, हमको पता है। फ्रांस के रहने वाले थे। जब वो खेल रहे थे अपने बच्चों, पिताजी उनके जो थे लोहे का काम करते थे, तो जब वो उनके साथ औजारों के साथ खेल रहे थे तो उनकी आंखों में चोट लग गई थी, लेकिन उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। तो अब जब बंदे हो गए थे तो वो पढ़ तो सकते नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने पढ़ने का एक तरीका डेवलप किया जिसे ब्रेल लिपि के नाम से आज जाना जाता है। ब्रेल लिपि में होता क्या है, इस तरह की लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु होते हैं। उभरे होने के कारण उन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। ये जो लिपि है पूरी 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल जो हमारी ब्रेल लिपि लिखी होती है उसमें कंप्यूटर का भी यूज़ किया जाता है और बहुत सारा नई टेक्निक भी हमारी जो है ब्रेल लिपि में आ चुकी हैं। बच्चों को ब्रेल लिपि समझाने का सबसे बेहतर तरीका है कि उन्हें ब्रेल शीट दिखाएं। अगर बच्चों को ब्रेल लिपि के बारे में बता रहे हैं, आप ब्रेल के बारे में समझा रहे हैं, तो एक ब्रेल शीट ले जाकर उनको दिखाया जा सकता है, क्योंकि जो चीज़ें सामने दिखाई देती हैं उनको जल्दी ही सीखा जा सकता है। रूढ़िवादी धारणाओं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव,
जेंडर विषमता व लैंगिक भेदभाव पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए। रूढ़िवादी धारणाएं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव हमारे घर पे होता है, ठीक है, लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, लड़कों को पढ़ाया जाता है। तो इन बातों पर कुछ हमारी छोटी मोटी डिस्कशन जो है बच्चों के साथ में की जा सकती है, लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि किसी बच्चे की, किसी परिवार, किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, ऐसा पर्सनल ना लगे कि मेरे लिए पर्टिकुलर कहा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा ना लगे कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस भी ना पहुँचे, ठीक है, और हम उन चीज़ों को बच्चों को अच्छे से समझा भी पाएँ, ऐसी बातें बतानी चाहिए। फिर आपका लास्ट जो है हमारे पास 2 टॉपिक यहाँ पर लेंगे, फिर हम लोग अगले पार्ट 2 में लेक्चर में बात करेंगे। बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान व उनका पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका देता है। बच्चों के आसपास देखो, हमारे घर हम लोग इंडिया में पैदा हुए, तो इंडिया में हमारे पास घरेलू नुस्खे बहुत होते हैं बहुत सारी बीमारियों के, और तुलसी और नीम तो हमारे घर के आसपास या घरों में होती ही होती है। तो हम लोग इन पौधों के बारे, पेड़ पौधों के बारे में उनको बताकर उन्हें ये अपने जो हमारा जो कल्चरल, हमारी हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, अब तो कि उनके बारे में उनको बता सकते हैं। उन्हें ये बता सकते हैं कि ये पौधे हमारे किस तरह से फ़ायदेमंद हैं, इनको यूज़ करने से हमारे लिए क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किन किन बीमारियों से हम बच सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों को बता सकते हैं अपने आसपास के पेड़ पौधों की जानकारी देकर। स्थानीय परिवेश में प्रयोग होने वाले संचार माध्यम जैसे मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स आदि के ऊपर चर्चा की जानी चाहिए। ये संचार वाला चैप्टर था जिसमें हम लोग संचार के माध्यम के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग चिट्ठी से स्टार्ट कर रहे थे, तो चिट्ठी कैसे, कितने स्टेप्स में हमारी जाती है, कैसे उसमें हमारी मोहर लगती है, उसके ऊपर एड्रेस कहाँ लिखा जाता है, वो हमारे घर पे वापस कैसे आती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई थी। तो हम लोग आजकल तो चिट्ठी का यूज़ लगभग नेग्लिजिबल हो गया, हम लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं। तो मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स क्या हैं, ये चीज़ें भी बच्चों को बतानी चाहिए, क्योंकि उन्हें ऐसा ना लगे कि हम लोग आजकल जो पढ़ाने जा रहे हैं तो हम चिट्ठी का चैप्टर है तो चिट्ठी ही बता दिया उनको। मोबाइल फ़ोन और जो नए कम्युनिकेशन के जो हमारे सिस्टम है उनके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इस जो टॉपिक है, ये जो वाला पार्ट तुम्हारा पार्ट 1 था, उसमें अभी तक हम लोग यहीं पर रखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही अपलोड करूँगा, उसको आप देखिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।